नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 10 नवंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया, जिसको लेकर हर तरफ आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है, पकड़े गए स्लीपर सेल पर और आतंकियों को सबक सिखाने की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता दिल्ली कार ब्लास्ट के दोषियों की पैरवी करते दिख रहे हैं या उनकी हिमायत करते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष के नेता आतंकवाद का समर्थन करते हैं या उसके हिमायती हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री जो कभी रही हैं, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की चीफ भी हैं, वो कहती हैं कि कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी। लाल किले पर जो कुछ हुआ विस्फोट देश भर में बढ़ती असुरक्षा की भावना के और जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता को दिखाता है। दूसरी बड़ी पार्टी, देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कार ब्लास्ट करने वाले आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बता डाला। खैर, ये पहला वाकया नहीं है जब कांग्रेस के नेता इस तरीके के बयान देते हैं और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ ऐसी भाषा बोली है जो आतंकियों की हिमायत करती नजर आती है। तो सवाल है कि क्या महबूबा, फारूक और इमरान मसूद का बयान आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला है, उनके मंसूबों को जायज़ ठहराने वाला है। इस पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। और क्या कांग्रेस बार बार आतंकियों के पक्ष में क्यों खड़ी हो जाती है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। विपक्ष के नेता ऐसे बयान देकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता? आतंकी निर्दोष नागरिकों का खून बहाने के लिए बारूद की टेस्टिंग करते हैं, विस्फोट करते हैं। हमारे देश में तमाम लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ नेता जिन्हें आतंकी धमाके में इंसाफ दिखता है, ब्लास्ट करने वाले आतंकी भटके हुए नज़र आते हैं। ये सोच और नेताओं की मानसिकता बम धमाके वाली खूनी साजिश से भी खतरनाक है। मुद्दा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट और फरीदाबाद में बरामद विस्फोटकों के मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर कार्रवाई से आखिर विपक्ष को क्यों टेंशन हो रही, क्यों दर्द हो रहा है। मंथन में आज इन्हीं सवालों पर होगी बात। आतंकियों के पक्ष में क्यों विपक्ष? मसूद और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान सुनिए, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। शहादत इस्लाम का हिस्सा है, ये सही बात है, लेकिन शहादत के क्या नॉर्म्स हैं उनको भी पढ़ाना चाहिए। खुदकुशी शहादत नहीं हो सकती। खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है, और खुदकुशी कर रहे हो और इनोसेंट लोगों को अपने साथ मार रहे हो तो वो शहादत नहीं है। वो शहादत के दर्जे में किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है। ये भटके हुए नौजवान हैं। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़ी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा वो जरा स्क्रीन पर लाया जाए, वो हम आपको समझाते हैं कि उसके मायने क्या हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जिम्मेदार लोगों से पूछिए कि इन डॉक्टरों को यह रास्ता क्यों अख्तियार करना पड़ा। वह दिन कब आएगा जब कश्मीरियों पर शक नहीं किया जाएगा। बयान नंबर 3 उनका है। ऑपरेशन सिंदूर पुनरावृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि इससे क्या हासिल हुआ।
तो ये लगातार कार्यक्रम के दौरान ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है ये आपको दिखाया जाएगा। और सीधे हम चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी चर्चा पर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी का रिएक्शन सुनिए। इमरान मसूद के मन में आतंकवादी के लिए करुणा उत्पन्न हो रही है और इसीलिए वो उसके लिए शेल्टर तलाश रहे हैं। भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। सच बात यह है कि इंडिया अलायंस का यह घोषित एजेंडा है मजहबी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। पहले भी वो आतंकियों के पक्ष में इस तरह के बयान देते रहे। उनके तमाम नेता इस बात के लिए कुख्यात हैं। स्वयं श्रीमती सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने के बाद। और इमरान मसूद जिस पार्टी में पहले रहे, समाजवादी पार्टी, वो तो आतंकवादियों को कोर्ट से छुड़ाने की पक्षधर रही है। आतंकियों के पक्ष में इस तरह की बैटिंग करना ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए कि वो जानबूझ करके घोषित एजेंडे के तहत भारत का विरोध करने वालों के भी पक्ष में खड़ी हो जाती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान हम 3 टुकड़ों में आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर लाया जाए। वो कहते हैं जिम्मेदार लोगों से पूछिए कि इन डॉक्टरों ने ये जो रास्ता है ये क्यों अख्तियार किया है, ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा, क्या कारण है। उनका बयान नंबर 2 है कि वह दिन कब आएगा जब वे स्वीकार करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो कश्मीरियों के बारे में कहते हैं देश के लोग स्वीकार करेंगे कि हम हिंदुस्तानी, और ऐसी घटनाओं के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक और बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। वो कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि क्या बेकसूरों की जान लेने वाले आतंकी वास्तव में क्या भटके नौजवान हो सकते हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी लोग उठा रहे हैं, सवाल हम भी इस कार्यक्रम के जरिए उठा रहे हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। संजीत कुमार कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। पंडित मदन मोहन झा गामा AIMIM के नेता के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुकेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संजीत कुमार, जो लोगों का खून बहा रहे हैं, जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं जिससे पूरा देश दहल जा रहा है, आतंक फैल रहा है देश में, खून बह रहा है, वो भटके हुए नौजवान नजर आते हैं आप लोगों को। और ये क्या बात हुई कि हर आतंकवादी घटना के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस तरीके के पोस्चर में क्यों नजर आते हैं। संजीत कुमार जी, से पहली बात कि मैं आपको, आपके चैनल को साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इमरान मसूद जी की बातों को बड़े गंभीरता से, उनके बयान को जो आपने सुनाया है वो बयान काफी है ये बताने के लिए कि इमरान मसूद जी का संदर्भ क्या था। इमरान मसूद जी से शायद वो जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने पूछना चाहते थे इस्लाम के बारे में। उन्होंने कहा कि इस्लाम कभी भी इस प्रकार की घटनाओं का, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खुदकुशी है और खुदकुशी कभी भी ये शहादत हो ही नहीं सकती। पहली बात, कांग्रेस पार्टी किसी भी आतंकवादी घटनाओं का कभी भी और किसी भी स्तर से समर्थन नहीं करती। एक बात, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये रहा है कि हमने तो अपने नेताओं की जानें गंवाई आतंकवाद के कारण। तो सबसे पहली बात कि कांग्रेस भी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करती। स्वयं इमरान मसूद जी का बयान ही काफी है यह बताने के लिए कि वह इस घटना की निंदा कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि इस प्रकार की घटना करके आप जो इस्लाम में अपने आप को जो एजेंडा के साथ आप बताना चाहते हो वह गलत है, और इस्लाम इस प्रकार की बातों को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, कभी भी बताता नहीं। अब आप आते हैं, इसका पहलू मैं दूसरा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर जानबूझ करके इस प्रकार की बातों को करके जो मूल एजेंडे देश के अंदर है, आप उस मूल एजेंडे को शायद छोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार की घटना घटी थी और मात्र 6 दिनों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया गया, क्या यह आतंकवाद के खिलाफ की जाने वाली पुरजोर कार्रवाई को यकायक रोकने जैसा नहीं है? इसका मतलब है कि देश की जो वर्तमान सत्ता बैठी हुई है, इस सत्ता के माध्यम से आतंकवाद के ऊपर जिस प्रकार की लगाम लगाई जानी चाहिए वह नहीं हो रहा है।
और तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर जिम्मेदार कौन है? लाल किले के सामने जो घटना घटी है, चाहे बेसरन में घटना घटी थी, चाहे पुलवामा में घटना घटी, आज लगभग 6-7 वर्ष 8 वर्ष बीत गए पुलवामा की घटना को, आज तक कोई भी रिपोर्ट सरकार के माध्यम से कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसने वो सुरक्षा में चूक की है, इसके लिए जिम्मेदार आज तक कोई रिपोर्ट दुर्गेश जी नहीं आ पाया। अगर है तो बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। बेसरन की घटना घटी, मैं बेसरन की घटना में थोड़ा सा सरकार का पक्ष, सरकार यदि आतंकवादी घटनाओं के ऊपर निष्पक्ष रूप से उसके लिए जिम्मेदार लोग, जो वो घटना होने देने में जिम्मेदार लोग हैं, यदि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार में बैठे लोग अक्षमता की भूमिका में हैं। ठीक है, कई ठीक है, ऐसी घटना है। थैंक यू। इतनी सारी ब्लास्ट की सामग्रियां वो दिल्ली आ कैसे गई, फरीदाबाद आ कैसे गई, कहां से आई, किसने लाया, कौन कहां से कैसे किसने सपोर्ट किया, ये आ क्यों गई? तो हमारा जो अपना गुप्तचर विभाग है वह इतना ठीक है, ठीक है संजीत, आपके सवाल ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा संदेश क्यों देते हैं कि देश समझ रहा है कि आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं? ऐसी कौन सी बड़ी नरम दिली, रहम दिली आ जाती है? इन खून बहाने वाले लोगों के प्रति इतना रहम क्यों आप लोग दिखाते हैं भाई? अपने आप में यह स्पष्ट करता है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान मसूद जी इतनी बेहतरीन उन्होंने बयान दिया जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने साफ साफ शब्दों में इसकी मुखालफत किया है, विरोध किया है कि जो लोग इस्लाम के अंदर इस्लाम की गलत परिभाषा करते हैं वो गलत है। उस संदर्भ में ठीक है संजीत कुमार, ठीक है। बीजेपी के नेता हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़े हैं। खेमचंद शर्मा, एक जवाब दीजिए भाई कि ये ठीक है, अगर विपक्ष इस तरह की हरकत कर रहा तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसको काबू में किया जाना चाहिए, और विपक्ष का नेता अगर कोई संदिग्ध है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल जो ये उठा रहे हैं कि भाई इतना इतना सब बम बारूद गोला यहाँ तक आ जा रहा है, तो ये भी तो जिम्मेदारी है ना सरकार की। शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद। देखिए, आतंकवादी और अपराधियों के लिए दर्द और प्यार कांग्रेस का एक पुराना याराना है, आज का नहीं है। बटला हाउस हम सबको याद है। एक बड़े नेता के आंसू निकल जाते हैं, रोना निकल जाता है, लेकिन वही आंसू और रोना जब हमारे शहीद होते हैं सैनिक, उनके लिए नहीं निकलता, हमारे पुलिस वालों के लिए नहीं निकला। जो उसी बटला हाउस इनकाउंटर में जो मारे गए, उनके लिए उनके आंसू नहीं निकले, लेकिन आतंकवादियों के लिए निकले। अभी भी वही होता है, जब भी आतंकवादी घटना होती है, कोई ना कोई कांग्रेस या कांग्रेस की जो सपोर्टिंग पार्टी है वो उनके पक्ष में उनको कवर फायर देने का काम करने लग जाती है। और अभी हम देख रहे हैं कई जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां वो भी कह रही हैं इसमें सरकार जवाब दे। डॉक्टर्स भी अभी आतंकवादी बन रहे हैं। अरे डॉक्टर्स आतंकवादी बन रहे हैं, इसमें सरकार क्या जवाब दे? सरकार तो उनको पकड़ रही, कार्रवाई कर रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती, हमारी एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती, तो बहुत बड़ा कांड हो सकता था। अभी हमारे 15-20 लोग मरे, हमारे 100-200 लोग भी मर सकते थे, ज्यादा लोग भी मर सकते थे। जो जितनी बड़ी जिस तरीके से साजिश थी, उस साजिश को उजागर करने का काम, ब्रेकआउट करने का काम, उनको सभी को अरेस्ट करने का काम ये हमारी एजेंसी ने किया। और उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने जब पकड़े गए, लग रहा था कि सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, तो डेस्परेशन में उन्होंने एक अटेम्प्ट किया और उसमें नुकसान हुआ। अब कौन पीछे है, कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, एजेंसियां काम कर रही हैं, बहुत सख्ती से काम कर रही हैं, अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, रिस्क में काम कर रही हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सीख लेनी चाहिए। क्या आप भारत में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या भारत के बाहर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? आज भारत का नागरिक आपके बयानों को समझता है, उनको एनालाइज करता है और एनालाइज करके उन पे वोट करता है। आपके जितने भी नकारात्मक बयान थे, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो विदेश में जाके दिए, यूके में दिए, यूएस में दिए, या भारत में ही उन्होंने अलग अलग बातें की, उनको बिहार की जनता ने एनालाइज किया, उस पर वोट किया। आज सकारात्मकता के साथ जो राजनीति करता है, रोड मैप प्रस्तुत करके राजनीति करता है, विकास की राजनीति करता है, जो नकारात्मक बातें नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें नहीं फैलाता, जो प्रस्तुत करता है कि हाँ मेरे में कुछ करने का दम है, मैंने करके दिखाया है और मैं आगे करना चाहता हूँ, उसको लोग समर्थन देते हैं। और वही चीज हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। बिहार में नीतीश जी क्यों रिपीट हुए? इतने लंबे समय के बाद भी एनडीए गठबंधन क्यों रिपीट हुआ? और रिपीट भी नहीं, क्यों आरजेडी को एक जोर का झटका जो है धीरे से लगा?
क्यों महागठबंधन जो बुरी तरीके से फेल हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण था इनका ओवर कॉन्फिडेंस, इनकी नकारात्मक राजनीति, इनकी वन लाइन राजनीति जिसमें अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, सबका साथ सबका विकास ना होना, सबके बारे में ना सोचना और सिर्फ वायदे कर देना, वायदे के पीछे लॉजिकल रोड मैप प्रस्तुत नहीं करना। आज की जो राजनीति है, मैं ऐसा समझता हूँ, और आपका शो भी हमेशा से इसी तरीके से बिहाइंड द सीन चीजों को निकालता है कि आज अगर ऐसी ही बयानबाजी चलती रही तो आने वाले समय में इनका और बुरा हाल होने वाला है। अगर ये अपने को सुधार करेंगे, पॉजिटिव राजनीति करेंगे, कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, जहाँ देश की बात है, ये मोदी जी की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। अगर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं तो उनको कवर फायर क्यों, उनको गलत बोलो, उसमें इफ एंड बट क्यों, ठीक बात, वो गलत है। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। खेमचंद शर्मा ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई कवर फायर ये क्यों दे रहे हैं विपक्षी दल। हमारे साथ AIMIM के नेता गामा जी मौजूद हैं। गामा जी, खेमचंद शर्मा ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी एजेंसियों ने विस्फोटक बरामद कर लिया, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, कम हुआ। इसे आप सफलता के रूप में देखते हैं या असफलता के रूप में आपकी पार्टी देखती है? गामा जी। मदन मोहन गामा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए कृपया। जी जी बोलिए। जी जी, सवाल एक बार और करेंगे तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया, एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कुछ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है वो लाल किले पर उसका रिफ्लेक्शन दिखा, लाल किले का जो विस्फोट के मुतालिक वो बात कर रही हैं। और तीसरी बात, खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये कामयाबी है सुरक्षा बलों की कि इतना बड़ा जो साजिश थी, इतनी बड़ी साजिश थी, उसको डिकोड कर दिया, वरना बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता था, कुछ लोगों की जानें गईं। इसलिए हम इसे सुरक्षा बलों की कामयाबी के रूप में देख सकते हैं, एजेंसियों की कामयाबी के रूप में देख सकते हैं। आप क्या मानते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन तीनों बातों को? गामा। जय हिंद, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भीम, जय भीम। बोलिए। जय भीम, जय भारत, बोलिए। और जहां तक महबूब मुफ्ती के बयान की बात हो या फारूक अब्दुल्ला जी की बात हो या फिर सहारनपुर से जो सांसद है इमरान मसूद साहब, दरअसल मेरा यह मानना है, हमारी पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना है कि जुल्मी चाहे कोई भी हो, जुल्मी चाहे कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जुल्मी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसे जाति के एंगल से नहीं देखना। अगर हम कहीं विरोध करते हैं तो मेरा विरोध ये होता है कि अगर डॉक्टर सिर्फ है, डॉक्टर सिर्फ आतंकी है, तो सिर्फ वो आतंकी कहलाए, न कि पूरा कश्मीर कहलाए, न कि पूरा मुस्लिम कौम कहलाए। अगर पंडित मनमोहन झा गामा आतंकी है तो सिर्फ पंडित मनमोहन झा गामा आतंकी होना चाहिए, न कि उस पूरे ब्राह्मण समाज आतंकी हो जाए। इस पैटर्न की हम राजनीति करते हैं। और जहां तक देश की बात जब आई है, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हम कार्यकर्ता अपने देश के साथ खड़ा रहे, कभी आतंकियों के साथ न थे, न है, न रहेंगे, और इनके खिलाफ जितनी सख्त तक कार्रवाई हो सकती है होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की साथी का कहना, ठीक है, आप अपना खुद सीट थप सकते हैं, आजादी है आपको, लेकिन ये सवाल तो आपसे बनता है ना साहब, कौन है चौकीदार, कौन हमारी रखवाली कर रहा है, कब मजबूत हाथे, वो 56 इंच का सीना, कैसे वो हमारे हिंदुस्तान के दिल, हिंदुस्तान की राजधानी, वो हमारा दिल है, लाल किला वो हमारा दिल है, जिस दिल के ऊपर धमाका हुआ है, और उस धमाके से नहीं हिंदुस्तान का कोना कोना पीड़ित है साहब। आप ये कह करके अपना पीठ नहीं थपथपा सकते, कहीं ना कहीं ठीक है, सरकार की नाकामी रही है, इंटेलिजेंस की नाकामी रही है। ठीक है, हमारा इंटेलिजेंस काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है, और उस काम का नतीजा कि हम उन आतंकियों को डिकोड कर पाए, लेकिन ये कार्य पहले होना था साहब। अरे साहब, हरियाणा से एक दारू का बोतल लेके आके दिखा दो आप, मिनट से पहले पुलिस पकड़ती है, उन्हें पता है कि हमें कहां क्या करना है।
तो इस बात पे आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है जहाँ साहब, हाजी नाजिम की तरफ रुख करूंगा। हाजी नाजिम, इस पूरे मसले को अगर देखें तो ये कहाँ जायज़ है कि भाई आप जो देश के दिल में धमाके करें, दिल्ली में हम उनकी हिमायत की बात करें? क्या कौम, क्या देश का मुसलमान ऐसा चाहता है क्या? हाजी नाजिम। हाँ दुर्गेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। हाँ दुर्गेश जी, देखिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी से मैं पैदा हुआ, और इंशाल्लाह देखिए एक वक्त यही आएगा कि मैं भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी के अंदर दफन हो जाऊंगा। तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या होगी, फख्र की क्या बात होगी कि मैं भारत की पाक सरजमी की मिट्टी पे भी दफन हो जाऊंगा। हम लोग इस मुल्क की मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर ये कहना कि भी हाँ मुसलमानों ने ये यहाँ पर दिल्ली के अंदर अटैक करा, तो मैं कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी का ना धर्म होती है, ना जात होती है, ना मजहब होता है। अभी आपने देखा कि उमर की वीडियो वायरल हुई थी, उसके साथ साथ और जो दूसरे तबके के लोग थे, चाहे वो प्रियंका शर्मा MBBS छात्रा हो या दूसरे और भी नाम थे, सोनू था, मैं ज्यादा डीपली पे नहीं जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इन सब चीजों से अलग हटकर आगे आना है। और देखिए मैं अपने मुस्लिम समाज से खासतौर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आप इस ऐसी जो घटना है, उन घटनाओं को आप कड़े शब्दों में मजम्मत करें। और हाँ, बड़ी बात यह है कि केवल हाजी नाजिम ये कह के अब नहीं आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी है तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम में ये नहीं है, अब ये कह के आप नहीं बच सकते। अब आपको इसकी मजम्मत करनी पड़ेगी, पुरजोर मजम्मत करनी पड़ेगी। कौम के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा संक्रमण का दौर है। एक ऐसा इकोसिस्टम है जो भारत के हर मुसलमान को ये साबित करने पर तुला है कि वो संदिग्ध है, और जिम्मेदारी बन जाती है बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, कि वो, मैं ये नहीं कहता कि उनको अपनी देशभक्ति का सबूत किसी को देना पड़ेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उन मुसलमान के जो लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, अब उनको इसके लिए निकल कर आना होगा, अपने लोगों को कहना होगा कि इसकी पुरजोर मजम्मत की जाए, तभी मुझे लगता है बात कुछ बनेगी। एक ब्रेक ले रहा हूँ। मंथन में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आतंकियों के पक्ष में विपक्ष, और इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी। हाजी नाजिम साहब की बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात पूरी करें। इसके बाद दो वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनकी तरफ जाएंगे। हाजी साहब। हाँ दुर्गेश जी, देखिए मैं अपने उलेमाउद्दीन से जो हाफिज मौलाना है, कारिया, उन सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब आगे आए, और आगे आगे जो ऐसे लोग हैं जिनके नाम आतंकवाद से जुड़े हुए, जो आतंकवाद को ही अपना पेशा बना रहे हैं, आतंकवाद को ही सब कुछ समझ रहे, तो उनका खुल का बहिष्कार कीजिए। हाजी नाजिम खान ऐसे लोगों के खुल का बहिष्कार करता है, और मेरा मुस्लिम समाज कभी भी आतंकवाद जो लोग होते हैं उनको कभी स्वीकार नहीं करता। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो घटना घटी, उस घटना का हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है दुर्गेश जी। क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि भाई ये दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुस्लिम नाम है तो इसलिए इनका नाम आ जाता है, तो ये बड़ी चिंता करने वाली बात है। जबकि और दूसरे समुदाय के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होती है ना कोई जात होती है। भाई आतंकवाद का सिर्फ एक ही प्रोफेशनल वर्क होता है कि सामने इंसानियत को कत्ल करना। और देखिए मेरा मजहब इस्लाम के अंदर आपको एक चीज और बता दूं, अभी उमर की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो सुसाइड बम की बात कर रहा था, तो मेरे मजहब इस्लाम में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और जो आत्महत्या खुदकुशी की हरकत करता है या बात करता है, मेरा मजहब इस्लाम बिल्कुल मना करता है, ऐसी चीजों को बिल्कुल खिलाफ है मेरा मजहब इस्लाम। लेकिन यहाँ पर दुर्गेश जी जिस तरीके से मजहब इस्लाम को लेकर कहा गया कि सुसाइड बम शहादत है, जिहाद है, वो गलत मैसेज दे रहे हैं देश के अंदर और दुनिया के अंदर। तो मजम्मत कीजिए ना हाजी साहब, मजम्मत कीजिए, ऐसे निकलिए। आप लोग क्यों नहीं जुलूस निकालते ऐसे लोगों के खिलाफ? क्यों मैदान में नहीं निकल कर आते? आपके कारी हाजी उलेमा क्यों नहीं निकल कर आते? हाँ दुर्गेश जी, हम लोग कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं
ऐसी घटना की भी, और ऐसे जो आतंकवादी हैं, जो एक नाम आ जाता है जिसका नाम मुस्लिम भी है और दूसरे समुदाय का भी नाम आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को हम सब भारतीयों को ठीक है। मिलकर आना है, हिंदू और मुसलमान को सबको एक साथ होकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना। हाजी नाजिम खान तो आपके चैनल पर खुलकर इन लोगों का बहिष्कार कर रहा है। और देखिए एक चीज और दुर्गेश जी मैं कहना चाहता हूँ 30 सेकंड में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये आतंकवादी जो होते हैं, इन लोगों को भारत के पाक सरजमी पे दफन ना करा जाए, इन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ की जमीन के अंदर बिल्कुल भी जगह ना दी जाए। ठीक बात है, हमारे ठीक भारत बात की है। पाक सरजमी है, हमारे भारत की पाक सरजमी जो वो सिर्फ भारतीय मुस्लिमों के लिए, यहाँ पर आतंकवादियों की एक कब्र के लिए ठीक है। कोई जगह नहीं है। ठीक तो है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम Thank से you। यही बात कहूंगा। धन्यवाद। बड़ा अच्छा मशवरा है कि उनको यहाँ 2 गज जमीन भी मैसर ना हो, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार करे। हमारे साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता तौसीफ शाह इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत तौसीफ साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मुकेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश भाई, ये वास्तव में इस जो बयानबाजी है, इसके पीछे विपक्षी नेताओं का कोई हिडन एजेंडा है, वोट है, या ये देशद्रोह है? मुकेश भाई। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि एक विशेष वर्ग के लिए जो काम करने का तरीका है विपक्षी पार्टियों का, आप देखें कि वोट बैंक की राजनीति को लेकर ही इस तरह के बयान दिए जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, पीडीपी हो, या कोई भी विपक्षी पार्टी हो भाजपा के अलावा। अगर बात की जाए आतंकवाद का, जो अभी कई पैनलिस्ट बोल रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल निश्चित तौर पर आतंकवाद का कोई धर्म होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार एक विशेष वर्ग का लगातार आतंकवादी लोगों से कनेक्शन होना, ये एक सवाल पैदा करता है। फरीदाबाद से काफी बड़ी संख्या में आईडी बरामद हुआ, आतंकवादी गिरफ्तार भी हुए। जिस जगह अल-फलाह यूनिवर्सिटी थी उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे एक मस्जिद भी थी, जहाँ के एक मौलवी को भी अभी अरेस्ट किया गया है, जहां पर मुलाकातें भी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी सवाल उठता है, क्या लोगों को उसके बारे में जानकारी थी? कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा एजेंसियों पे तो आपने खड़े कर दिए। तो आज वही सुरक्षा एजेंसियां ही हैं जो इस तरह के जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश किया है। 13 से 15 लोगों की मौत हो गई इस मामले में। क्या उसको लेकर नहीं, अभी सरकार केवल 10 कह रही है मुकेश भाई, हम लोग मिसकोट ना करें। सरकार बार कह रही है कि 10 2 लोगों की और हो गई है सर। नहीं, अब सरकार की बात करें, मैं तो मान रहा हूं जो आप कह रहे हैं मैं उसी को मान रहा हूं, लेकिन सरकार का डिस्क्लेमर है इसमें। थे कल उनके भी आ गया है और आज के न्यूज़पेपर्स में भी उसका वो वो आया है। और कोई बात नहीं, ठीक है, आंकड़ों का हो सकता है मिसमैच, लेकिन मैं सबसे मेन चीज ये कहूंगा, जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया है कि भाई जो कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने कहा कि नौजवान रास्ते से भटक गए, तो उनको रास्ता दिखाने वाला कौन है? क्यों नहीं रास्ता आप दिखाते? आप अपने क्षेत्र के बड़े सांसद हैं तो अपने क्षेत्र को ही देखिए आप। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह के मुद्दे उठाता है, और जनता, मैं तो कह रहा हूँ 140 करोड़ में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आते हैं, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। 140 करोड़ लोग जो है भारतीय हैं, जो इस अटैक में लोग मरे हैं, उनके जो देशवासी हैं उनके दिल में इसको लेकर पीड़ा है। और विपक्ष को इस चीज को समझना चाहिए कि जिसको पीड़ा हो रही है उसका दर्द को समझना चाहिए। आरएमएल अस्पताल में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं घायलों को देखने के लिए, सांत्वना बटाया उन्होंने। मैं नहीं कह रहा कि नहीं पहुंचे, वो कांग्रेस के कई विपक्ष के नेता भी पहुंचे हैं आरएमएल अस्पताल में जहां घायल थे। तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। विपक्ष का एक जो अहम रोल होता है वो सत्ता पक्ष की कमियों को दिखाना होता है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चूक है सुरक्षा एजेंसियों का, जो इतना बड़ा धमाका दिल्ली के अंदर हुआ है और 14 साल 12 साल बाद ये धमाका हुआ है। तो ठीक है मुकेश भाई, ये सवाल उठता है। ठीक है, थैंक यू। एक छोटा सा 20 सेकंड का रिएक्शन, कांग्रेस के नेता अंगुली उठा रहे हैं, फिर मैं संदीप चौधरी के पास जाऊंगा। जल्दी से बोलिए संजीत। बार आपको सामने ये रिपीट करना चाहता हूं कि कौन जिम्मेदार, जो सरकार यहाँ बैठी हुई है, उस सरकार में आज लगभग 8-10 7-8 दिन बीत चुके हैं। इसके लिए सरकार में बैठे हुए एजेंसियां या देश के गृह मंत्री क्या जिम्मेदार नहीं है? क्या उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? आतंकवादी तो है ही है। ठीक है, ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल खेमचंद शर्मा से पूछूंगा। संजीत भाई थैंक यू। संदीप चौधरी को चर्चा में शामिल करते हैं। संदीप चौधरी, ओवरऑल जो इस तरीके के बयान देने के पीछे विपक्षी नेताओं की क्या मंशा रहती है, और ऐसे जब बयान आते हैं तो फिर सत्ता पक्ष का व्यक्ति या सत्ता पक्ष का की जो पूरी मशीनरी है इसी में लग जाती है कि साहब ये तो विपक्ष
आतंकवादियों का पोषक है, पालक है? संदीप चौधरी। देखिए चौहान साहब, जो कांग्रेस के नेता हैं वो सोच समझ के बयान नहीं देते हैं। उन्होंने आधा बयान बहुत ठीक दिया कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई स्वागत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वो ये लाइन कह गए कि ये भटके हुए नौजवान हैं, ये वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर गए। भटके हुए नौजवान का मतलब ये होता है कि भाई आजादी से अब तक कोई एक आधा ऐसा केस हो गया कि भाई भटके हुए नौजवान आप कह सकते हो, लेकिन ऐसे में एक आतंकवादी घटना होना, लगातार होना, हमारे संसद के अंदर भी घटनाएं होती हैं, कश्मीर के अंदर भी घटनाएं होती हैं, मुंबई हमले को आज तक हम भूले नहीं है, तमाम ऐसे घटनाएं लगातार हुई है और ये पूरी प्री प्लान है पूरी घटनाएं। और जहां तक कई साथियों का सवाल है, वो कहते हैं कि इसको इस्लाम से ना जोड़ो या मुसलमान से ना जोड़ो। दिक्कत ये है कि ये समझते नहीं, ये सारा जो आतंकवाद है ये पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, इसके पीछे पाकिस्तानी मानसिकता है, और पाकिस्तानी जो मानसिकता है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई वो इनको बना देते कि आप इस्लामिक हो, हमें इस्लाम के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें मुसलमान के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें इकट्ठा होना है। तो जो हमारी मीडिया में या हमारे नेता बात करते हैं वो इस्लामिक की या मुसलमान की, वो पाकिस्तान को टारगेट करके बात करते हैं। लेकिन हमारे देश के नेता और हमारे देश के कुछ मुस्लिम जो इस बात को नहीं समझते, वो समझते कि राजनीति हो रही है, हमें भी इसमें लपेटा जा रहा है। भाई आप हिंदुस्तानी हो, आप अपने आप को उस एंगल से देखते क्यों? आप तो ये समझो आप हिंदुस्तानी हो, ठीक बात है, बड़ी बात है कि आप उस एंगल से अपने आप को क्यों देख रहे हैं? को लपेटा जा रहा है, आतंकवादियों को लपेटा जा रहा है, और ये कितनी बड़ी घटना है। इमरान मसूद को तो वैसे भी सोच समझ करके बोलना चाहिए था, क्योंकि ये घटना आतंकवादी सहारनपुर से पकड़ा गया है। इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद हैं, पहले इमरान मसूद ऐसा बयान दे चुके हैं प्रधानमंत्री के, वो टुकड़े टुकड़े करने वाला कितना वायरल हुआ था। तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कहां बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किस मुद्दे पर बोलना चाहिए और किस व्यक्ति को बोलना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज राजनीति में ग्राफ गिरने और उठने में देर नहीं लगती, इससे ग्राफ गिर जाते हैं। इतना जरूर हो सकता है, जिस तरीके से हैदराबाद में ओवैसी साहब अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातें रखते हैं, अपनी सीट को सुरक्षित करके रखते हैं, तो सहारनपुर में अगर इमरान मसूद ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सीट को सुरक्षित कर सकते हैं या मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ सकते हैं, मुझे लगता है ये सोच ठीक नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ये सीट जीती है उन्होंने, इससे पहले दूसरे सांसद थे यहाँ पर। ठीक बात है। पीडीपी के नेता तौसीफ साहब को मैं इस चर्चा में शामिल करता हूँ। तौसीफ भाई, आपके नेता ने कह दिया कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन है लाल किला, इसके पीछे क्या मकसद है? ये तो बहुत आपत्तिजनक बात है तौसीफ साहब। नहीं देखिए, मैं सबसे पहले ये आपसे कहना चाहूँगा कि मैं पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इसमें डिबेट में बुलाया मुझे जी, और जो भी मैं यहाँ पर हमारे जितने भी को पैनलिस्ट बैठे हैं इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दूसरा, मैं सबसे पहले जितने भी लोग मरे हैं जम्मू श्रीनगर से लेके दिल्ली तक, जो भी यहाँ भी इस ब्लास्ट की वजह से जो यहाँ पर जो इसका मवाद लाया गया तो उसकी वजह से यहाँ भी 10-15 लोग मरे, जम्मू में यहाँ अप्रॉक्सिमेटली दिल्ली में भी 12-15 लोग मरे हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम उन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये ब्लास्ट की वजह से नियरली 27-28 लोगों की जान गई है। तो हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है और हम इसकी बिल्कुल जितना भी हो सके उतनी ज्यादा कड़ी निंदा करते हैं। तो और इसके साथ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो उन्होंने बयान दिया, सबसे पहले उनका ट्वीट आया था इस ब्लास्ट के बाद, जो उन्होंने ये बताया था कि दिस इज एन एक्ट ऑफ हीनियस क्राइम। ये सबसे बड़ी गलत बात और सबसे बड़ी जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है, और जितना भी जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल लॉ हिंदुस्तान का हो उस लॉ के साथ इनके साथ डील किया जाए जिन्होंने ये किया है या जिन्होंने इनका। वो कहां पर ये कह रही हैं, तो उनका कहने का मतलब ये भी साथ में ही था कि जो अगर आपने देखा होगा जिस दिन शाम को ये ब्लास्ट हुआ, वही रात को 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे जो ये टेररिस्ट था जिसने ये ब्लास्ट किया, ये टेररिस्ट के घर को श्रीनगर में ढा दिया गया, ब्लास्ट कर दिया गया उसके घर को। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, जितने भी मेरे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि डॉक्टर का जो वालिद है वो मेंटली स्टेबल इंसान नहीं है, मतलब उनका दिमागी तवाजुन, यही सुनने में आया है कि उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। मैं उनको जानता नहीं हूं पर यह सुनने में आया उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है।
जो उसकी माँ है डॉक्टर की, जिसने ये दिल्ली में आतंकी हमला किया है, इसकी माँ ने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के लोगों के घरों में काम करके इस बच्चे को डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनने के बाद इसकी सैलरी 4 लाख रुपए महीने की लगती है, जो जम्मू कश्मीर की, मैं बाकी हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, हाँ जम्मू कश्मीर में दिस इज अ ड्रीम सैलरी, इट्स रियली अ ड्रीम सैलरी कि आपकी 4 लाख, 4.25 लाख, 4.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है। यू आर वेरी हैप्पी पर्सन, आप आराम से स्मूथली अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को सुख दे पाएंगे जो एक हर बच्चा देना चाहता है। इसके बावजूद जब ब्लास्ट इसके घर में किया जाता है, आप मुझे बताइए, ये एक बच्चा है जो इंडिपेंडेंट है, जिसको माँ बाप ने पढ़ाया, सिखाया, लिखाया, भीख मांग मांग के, जैसे भी हुआ वैसे पढ़ाया, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होके बाहर गया, ये मिल गया आतंकवादियों के साथ। मानते बहुत बड़ी गलती इसने की, इसके माँ बाप की क्या गलती है, या इसके भाई बहन जो भी वहां पर रहते थे, या जो उनके नेबर्स थे, तो क्या एक समाज को क्या मैसेज दिया हमने कि इसके घर को ब्लास्ट करने के बाद? आपको जो करना है वो इसके सपोर्टर्स के साथ कीजिए ना, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, जिन्होंने इसकी मदद की, जिसने लॉजिस्टिक्स दिया, जिसने बाकी सामान का मदद किया होगा। मैं लूंगा शर्मा जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं लूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरा महबूबा जी का, हेमचंद शर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं, धैर्य रखिए, आ रहा हूं मैं, बोलिए। तो सिर्फ साहब कंप्लीट करिए। जी का जी दूसरा महबूबा जी का ये कहना है कि जो एक आम कश्मीरी है, एक आम कश्मीरी को आप इंटिमिडेट ना कीजिए। ये न्यूज शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, मैं सबके सामने ये न्यूज पढ़ूंगा, जस्ट 10 या 15 सेकंड लगेंगे। ये आज का न्यूज है, इन गुरुग्राम हरियाणा द लोकल पुलिस issued a directive to the housing societies, paying as accommodations, landlords and the student hostel providers to submit the list and registers of the residents from J&K and foreign nationals. This directive is cited by the official as a part of security verification drive, described as a routine but focused especially on the people of Jammu and Kashmir and foreigners. Some Kashmiri students in Delhi and Gurugram report fear, intimidation, landlords asking them to vacate or being asked many questions about their origin and stay. तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके घर में से कोई बच्चा निकलता है, जवाब दूं, काफी लंबा हो गया भाई, क्या आप सारे थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको पूरे 20 मिनट दे दूंगा, कश्मीरियों को मिलिटेंट्स आप सारे उसका जवाब दिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बोलिए। अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपकी नए सिरे से वेरिफिकेशन होगी, आपका पासपोर्ट नया बनेगा, क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप? देखिए, हम एक मुल्क हैं, ये हिंदुस्तान एक मुल्क है, यहाँ के जितने भी रहने वाले हैं वो यहाँ के बच्चे हैं। बच्चा गलती करता है, उसको वहां पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, ठीक है, वहां पर। ठीक है, बोलिए शर्मा जी, बोलिए, जवाब दीजिए तौसीफ साहब को। देखिए, इसको कहते हैं सॉलिड कवर फायर। ये गारंटी लेंगे कि जो आतंकवादी का घर गिराया गया वहां पे कोई विस्फोट नहीं थे, वहां पे अगर सुरक्षा एजेंसी जाती है तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता, उनको कोई नुकसान नहीं होता। पहले बहुत सारे ऐसे घरों में हुआ है जब सुरक्षा एजेंसियां घर में घुसी हैं, पहले से प्लांटेड वहां पे इस तरीके के विस्फोट लगाए गए हैं कि जब भी एजेंसियों में कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी अंदर घुसता है तो वो उसमें उड़ जाता है। ये गारंटी लेंगे, ये गारंटी भी नहीं लेंगे, लेकिन कवर फायर देंगे, उनका घर गिरा दिया गया। ये कहाँ की स्टोरी सुना रहे हैं आप? अरे सुन लो पहले, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। तौसीफ साहब, मैं आपको तौसीफ साहब युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। तौसीफ साहब, मैं आपको वक्त दूंगा, बोलने दीजिए। सभी कश्मीरी हमारे आतंकवादी हैं और कोई नहीं कह रहा हमारे कश्मीरी जो है विदेशी हैं। आप भड़काने का काम कर रहे हैं, आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप समझाने का काम नहीं कर रहे हैं, आप गलत बात को गलत नहीं कह रहे हैं, आप कवर फायर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ जाती हो, कोई जाती नहीं हो रही है। वेरिफिकेशन सबकी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, सबकी होनी चाहिए। जहां पे संदेह है, पुलिस को अधिकार है, पुलिस को करना चाहिए। अगर पुलिस नहीं करेगी तो इतना बड़ा जो नेक्सस पकड़ा गया, हजारों किलो ऐसा पदार्थ पकड़ा गया जिससे बहुत सारे बम बन सकते थे, बहुत सारे लोग मर सकते थे, तो वो एजेंसियां काम करेंगी कैसे? आप तो चाहते हैं कि एजेंसियों के हाथ बांध दें। जिस तरीके से पहली सरकारों ने जम्मू कश्मीर में एजेंसीज के हाथ बांधे हुए थे, अगर आप पे पत्थर भी फेंक रहे हैं तो आप हाथ मत उठाइए। ठीक है, आप पे गोली भी चला रहे हैं तो आप हाथ मत उठाइए। ठीक है, तौसीफ साहब बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है शर्मा जी, नेशनल टीवी पे कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कि आप आतंकवादी को आतंकवादी बोले, लेकिन आप आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल रहे। ठीक है, आप उनके प्रति सहानुभूति प्रस्तुत ठीक है, जवाब दीजिए। गलत तरीके से एजेंसीज के एक्शन को गलत प्रस्तुत। ठीक है, तौसीफ साहब जवाब दीजिए, बोलिए, जवाब दीजिए। किसी समुदाय के अगेंस्ट नहीं है,
वो तौसीफ साहब अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए, अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए। तौसीफ साहब, शर्मा जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि आप भड़का रहे हैं लोगों को। मैं आपको बड़े आराम से बोलता हूं कि शर्म किसे आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए ना, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं आपको समझाता हूं शर्म किसे आनी चाहिए। शर्म उससे आनी चाहिए जो कवर फाइल दे रहे हैं। अरे बात करने दो यार प्लीज। बोलिए 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 तौसीफ साहब बोलिए। मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपको समझाता हूं कि शर्म किसे आनी चाहिए। शर्म उसे आनी चाहिए जिसके खिलाफ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बोला कि मैंने उससे जहाज मांगा था और उसने जहाज नहीं दिया, पुलवामा का ब्लास्ट हो गया। शर्म उसे आनी चाहिए, शर्म उसे आनी चाहिए जिसने शर्म उसे आनी चाहिए जिसे अखलाक के लिज्जत को माला डाली। शर्म उसे आनी चाहिए जिसने गांव के गोश्त, गाय का गोश्त, चाहे वो किसी का भी गोश्त हो, गाय का गोश्त बता के यहाँ मुसलमान को मार दिया। शर्म उसे आनी चाहिए जिसने, मैं बताता हूं आपको शर्म किसको आनी चाहिए। शर्म उसको आनी चाहिए कि जिसने आज तक वो श्रीनगर में लोगों से बात नहीं की है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति बोलो। शर्मा जी अब ठीक है, शर्मा जी कोरस नहीं, कोरस नहीं, बोलने दीजिए उनको। मैं आपको समझा रहा हूँ शर्म किसको आनी चाहिए। ये बेशर्मी की वाली बात कर रहे हैं आप। देखिए बीजेपी में रहके आप बेशर्मी की बात कर रहे हैं, आप सफर करिए। अरे आप दोनों लोग पहले पार्टनर रहे चुनाव में भाई, इतना मत लड़िए। आप दोनों लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है। पार्टीज ने आपका हाथ थामा है, सब रीजनल पार्टीज ने हिंदुस्तान को मजबूत किया। यहाँ बेशर्मी है, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा भड़काने की बात रही। समझा रहा हूँ कि एक सेकंड में आपने गुड़गांव का उल्टा जुल्टा आपने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आतंकवादी जो मानसिकता है वो क्यों पनप रही है, वो गलत मानसिकता है। शर्मा जी वो कह रहे हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेट मत करो, कि केवल कश्मीरियों का वेरिफिकेशन होगा, केवल कश्मीरियों का वेरिफिकेशन होगा, ये डिस्क्रिमिनेट मत करो, ये कह रहे हैं वो। इसी को कहते हैं भड़काना, इसी को कहते हैं कवर फाइल देना, इसी को कहते हैं आतंकवादियों को बचाने की। एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला कि जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट किया वो गलत है, जिस डॉक्टर ने साजिश रची है वो गलत है, लेकिन आप उनको कवर फाइल इलॉजिकल तरीके से आप रीजनिंग दे रहे हैं। ये कहलाता है इंटेलेक्चुअल आतंकवाद, और इंटेलेक्चुअल आतंकवाद करने का काम। ठीक है, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। खेमचंद शर्मा और तौसीफ साहब शांत हो जाइए, ठीक है। अब आप दोनों का टाइम हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है तौसीफ साहब, ठीक है तौसीफ साहब, गुस्सा मत होइए। आप लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है, कभी ये मत भूलिए। आप दोनों लोग दोस्त रहे हैं। अब इतनी कड़वी बातें मत करिए। आप लोग दोस्त रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टनर रहे हैं भाई। आप वाली बात नहीं है। मेरा पर्सनल न इनको मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना मुझे इनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। ये पार्टी की लाइंस है। देखे आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा जम्मू कश्मीर का हर फर्द, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी है। आपकी नेता की हर फर्द हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सुनाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, मेरा समय जाया हो रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए संदीप चौधरी, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज। संदीप चौधरी बोलिए, संदीप चौधरी अनम्यूट करिए। मिस्टर चौधरी अनम्यूट करिए, संदीप चौधरी। दुर्गेंद्र भाई मैं माफी चाहूंगा, मेरे को एक अर्जेंटली मीटिंग में जाना है, कॉल आ रहा है। प्लीज प्लीज आप जा सकते हैं, प्लीज। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। बोलिए संदीप चौधरी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप बोलिए। संदीप चौधरी की आवाज नहीं मिली। हेलो 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 दुर्गेश जी, हाँ बोलिए, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। दुर्गेश जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों ने कितनों के घर उड़ाए हैं और हमारे देश पर कितने बड़े बड़े हमले किए। हमारे 2 प्रधानमंत्री आतंकवादियों की भेंट चढ़ चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर आतंकवादियों को मारना है, आतंकवादियों को निपटाना है, तो चाहे वो हिंदू हो आतंकवादी, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, उसके घर को तो खत्म कर देना चाहिए। अभी हमारे साथी कह रहे थे उनके लिए कब्र की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको क्राइम को खत्म करना है तो पहले क्राइम की मां को मारना पड़ेगा।
और हमारे घरों में देखिए, हमारे बच्चे कहीं स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ के आते हैं, जॉब करते हैं। संदीप भाई, ये कहाँ लोग मानते हैं? इस देश के जो शीर्ष नेता हैं वो राजीव गांधी की शहादत पर कैसे बयान देते हैं? आपने सुना नहीं क्या? उसको शहादत ही नहीं मानते हो। जब पॉलिटिकल चश्मे से लोग देखेंगे तो फिर तो ये होगा ही ना। जब मुफ्ती साहब कैबिनेट में मंत्री थे, उनकी बेटी रूबिया मुफ्ती का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था और उनके नाम पर आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। भाई प्रधानमंत्री कौन था ये भी तो देखना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री देखना पड़ेगा। उस टाइम पे वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ठीक बात है। उसके बाद अटल जी प्रधानमंत्री थे, हमें कांधार छोड़ के आने पड़े थे आज में बैठा तो फिर आतंकवादियों को। तो ये हम किसी प्रधानमंत्री को ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकते। हम और आप चार लोग बैठ के इस डिबेट में हम राजीव गांधी की शहादत को कटघरे में खड़ा कर दें, अटल जी के योगदान को कटघरे में खड़ा कर दें, नेहरू के इस देश के जो उन्होंने बनाया उसको कटघरे में खड़ा कर दें। इसी थोड़े नरेंद्र मोदी ने जो काम किया उनको भी हम ऐसे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते अगर अच्छे वो काम करते हैं। संजीत कुमार बोलिए। संजीत कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ओके, संजीत कुमार बोलिए। दुर्गेश जी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं हमारे देश के अंदर। कौन जिम्मेदार है? सरकार में बैठे लोग, जो लोग इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए वे लोग हैं कहां? वे लोग केवल आज भारतीय जनता पार्टी के अब साथी प्रवक्ता को जब पीडीपी के साथी ने कहा कि सतपाल मलिक जी ने कहा था कि आप हमें हवाई जहाज दे दीजिए, हमें बात करनी है, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उल्टा। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि आप दुनिया में आज विपक्ष के नेताओं को आप जिम्मेदारी ठहराते हैं, लेकिन सत्ता में बैठ करके जो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना नहीं चाहते। मॉरलिटी किसकी है? आज देश के गृह मंत्री बताए ना कि आपकी जिम्मेदारी क्या नहीं थी इस आतंकवादी घटना को संरक्षित करने की, बचाने। ठीक है संजीत कुमार, ठीक है, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नाजिम साहब ये जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए। हाँ दुर्गेश जी, देखिए जब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो या पहलगांव की घटना हो तो देखिए हम लोग कड़े शब्दों में मजम्मत करते आए हैं ऐसे। और पहलगांव की घटना जब घटी थी तो आपको बता दें दुर्गेश जी, अब पाकिस्तान से कुछ आतंकी इंसान की शक्ल में आए थे जो हैवान थे, लेकिन वहां पर इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान मौजूद थे पहलगांव की घटना के अंदर। लेकिन यहाँ पर हर किसी को अगर मुसलमान को ही टारगेट करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर मुसलमान को टारगेट करना बहुत आसान है। लेकिन जो असली आतंकवाद है, जो आतंकवादी लोग हैं जो एक मुखौटा पहने हुए हैं, मुखौटा पहन के वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को दिखाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे जो आतंकी हैं, जो नाम तो लिए हुए हैं मुस्लिम का लेकिन उसमें वो मजहब इस्लाम को मानते नहीं है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। भारतीय मुस्लिम की एक ही आवाज है कि भारत को आतंकवाद मुक्त मुल्क बना दिया जाए, ताकि यहाँ पर भारत का मुसलमान भी सुरक्षित, हिंदू भाई भी सुरक्षित। लेकिन अगर मुसलमानों को टारगेट करा जाएगा बार-बार उस पर, तो मैं कहता हूँ कि आतंकवाद की ना कोई धर्म होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई मजहब होता है। आपने देखा भी होगा, यहाँ पर एक सोनू भी पकड़ा गया था, अरे देवेंद्र भी थे, बहुत सारे थे, यहाँ प्रियंका शर्मा भी पकड़ी गई। लेकिन मैं किसी का नाम ना लेकर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देश को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी। ठीक है नाजिम साहब, ठीक है। मुकेश सिंह, बार बार नाजिम साहब को ये कहना पड़ रहा कि कोई देवेंद्र पकड़े गए थे, कोई प्रियंका शर्मा पकड़ी गई थी। जब हम किसी घटना की समीक्षा करते हैं, उसको चश्मे से देखते हैं, तो क्या हम सिलेक्टिव चश्मे से देखते हैं कि साहब ये मुसलमान है? मुकेश सर, मैं तो जो अभी पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं उनकी बातों को सुन रहा था। बिल्कुल निश्चित तौर पे उनका जोर एक ही चीज पे है कि मुस्लिमों से ना जोड़ा जाए, आतंकवाद को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं भी कहता हूँ नहीं जोड़ना चाहिए। जब आपके पास घटनाएं रोज इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी तो मजबूरी हो जाती है लोगों को बोलने की। एक मैं अगर अपनी बात की करूं, अगर लगातार मेरे साथ होता रहेगा इस तरह का दंगा होगा या आतंकवादी हमला होगा, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि विशेष वर्ग बोल रहा है। उन्होंने बात की हिंदू प्रियंका का, जासूस और आतंकवाद का मतलब आप समझ रहे हैं।
एक जासूसी अरे करना नहीं, अलग चीज है और अरे आतंकवादी सुनिए, करके बम विस्फोट कर देना अलग बात है। मुकेश जी, मैंने प्रियंका शर्मा की बात करी है, जो एमबीबीएस की छात्रा पकड़ी गई है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जासूस की। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो आप जासूस की बात कर रहे हैं, वो ज्योति थी, यूट्यूबर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और भी उसको ठीक है, जल्दी से मेरे पास 1 मिनट है, मैं मुझे पीडीपी नेता के पास भी जाना, जल्दी से मुकेश कंप्लीट करिए प्लीज। तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी सर हम बैठे ही रहेंगे ये क्या? सरकार को निश्चित तौर पर नहीं, इसमें सुरक्षा आप तो बोले हैं। रहा है, इसमें निश्चित तौर कहाँ पर बोल सरकार रहा है को जवाब महाराज? देना चाहिए, विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए सत्ता पक्ष से, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर रहा। लेकिन जब इस चीज की जानकारी मिली, कश्मीर पुलिस से एजेंसियों को जानकारी मिली, उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चल के ये इतना बड़ा जो सिंडिकेट था भांडाफोड़ किया है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आतंकवादी घटना जो इस समय अब तक इतिहास में, भारतीय इतिहास में नहीं हो रही थी, वो हो सकती थी। ठीक है, आप उसको भी देखिए कि सुरक्षा एजेंसियों ने इतना बड़ा षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया है। नहीं तो 32 जगह इतना बड़ा ब्लास्ट होना था जो आप सोच भी नहीं सकते। ये तो जब पहले भी इस तरीके की चीजें जब पकड़े जाते थे आतंकवादी, पंडित मदन मोहन शर्मा, पहले भी तमाम सरकारों के दौरान आतंकवादी पकड़े जाते थे, तब यही लोग जो सत्ता में ये कहते थे कि साहब ये तो फेलियर है। अब आज वो सोच रहे हैं कि इस फेलियर को भी हम ये कहने लगे कि साहब ये बहुत बड़ा गुड वर्क है, जबकि पकड़ने के तीसरे दिन विस्फोट हो जाता है। तो हमें तो डिकोड कर लेना चाहिए ना, मदन मोहन झा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। और मेरा ये कहना है कि क्या मैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए भाई, जल्दी से, बस मेरे पास 30 सेकंड है, जल्दी से बोलिए। नहीं, क्या मैं उसी देश में रहता हूँ जिस देश के रेल मंत्री अगर दुर्घटना हो जाए तो इस्तीफा देते हो, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी? क्या इस सरकार की बस इतनी जिम्मेदारी है कि कोई भी घटना घटे तो विपक्ष को टारगेट कर लो? और विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। राजनीति होती रहेगी, वोट की राजनीति होगी, लेकिन देश होगा तब। जब ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट करने वालों ने ये नहीं सोचा कि जब मैं ब्लास्ट कर रहा हूं तो इसमें हिंदू मरेंगे या मुसलमान मरेंगे। वहां मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, इंसानियत का कत्ल हुआ है। इंसानियत कत्ल हुआ है यहाँ पे। फिर मदन मोहन जय सवाल क्यों उठता है? फिर मुसलमानों को लेकर क्यों सवाल उठता है? सवाल ही है ना फिर। सवाल इसलिए उठता है कि सरकार और कुछ नैरेटिव सेट करते हैं ये कि एक जाति विशेष वर्ग को टारगेट करो। कुछ लोग हैं यहाँ, और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में जैसे हम हिंदू मुस्लिम साथ चलते हैं, देश की कल्पना कैसे करेंगे हम बेहतर देश की? कि मंदिर से घंटा भी बजे, गुरुद्वारा से गुरुबानी हो, मस्जिद से आजान हो। यही तो मेरा हिंदुस्तान है। थैंक यू। मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं तौसीफ साहब के पास जाऊंगा। तौसीफ साहब योगदान को नहीं बोल सकते ना। तौसीफ साहब, मेरी ये अंतिम सवाल है इस कार्यक्रम का, और आपसे गुजारिश भी, आपकी पार्टी से गुजारिश है, महबूबा साहिबा अगर आपको मिल जाएं कभी हालिया दिनों में, तो उनसे जरूर मेरी गुजारिश पहुंचा दीजिएगा उनको कि कृपा करके ऐसे बयानात मत दिया करें। ठीक है, राजनीति हो जाएगी, वो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगी, वो बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन कम से कम ऐसा मौका ना मिले कि कुछ जो मशीनरी है, कुछ ऐसे लोग हैं, इकोसिस्टम है, जिनको कहने का मौका मिल जाए और ऐसा लगे कि सारा विपक्ष आतंकवादियों के साथ खड़ा है। तौसीफ साहब अनम्यूट करिए प्लीज। दो तीन जगहों पर महबूबा मुफ्ती साहिबा को बहुत बुरी तरह से मिसकोट किया गया। सबसे पहले जो मिसकोटेशन उनका था कि वो शायद उनका सपोर्ट कर रही हैं, वही पहली लीडर थी जिनका ट्वीट आया और जिन्होंने ये बताया कि डील विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल हैंड, जैसे भी जो भी पॉसिबल है जिन्होंने ये काम किया है। दूसरा जो उन्होंने बताया कि यहाँ का दर्द दिल्ली में गया है, ये अप्रॉक्सीमेटली अभी पिछले 35 सालों में ये जो भी था, ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर तक ही सीमित था। जो भी हो रहा था, जैसे हो रहा था जम्मू कश्मीर में हो रहा था, अब यहां से बाहर दिल्ली जाने लगा। पहले जो लोग इसके अंदर थे वो अनएजुकेटेड लोग थे। हम ये स्मूथली समझ सकते थे कि भाई इन्होंने, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनको आराम से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। एक डॉक्टर को ब्रेन वॉश करना सकते हैं आप? एक डॉक्टर है, एक एजुकेटेड बंदा है जो अपने मजहब को पढ़ सकता है, अपने इस्लाम को पढ़ सकता है, जिसे ये मालूम है कि इस्लाम के अंदर अगर सुसाइड का नाम लेते हैं आप तो वो जहन्नम में जाने हैं सीधा। इस्लाम में आप बिल्कुल सुसाइड कर ही नहीं सकते, चाहे आपके पास कितनी भी हालत खराब हो जाए। यू कैन नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ सुसाइड। नो काइंड ऑफ सुसाइड इज परमिटेड इन इस्लाम।
तो ये सोचने वाली, उन्होंने ये बोला था कि हमको इसमें से सारी पार्टीवाद छोड़ के, ये बीजेपी है, ये पीडीपी है, ये कोई और पार्टी है, सबको छोड़ के एक जगह बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि डॉक्टर का ब्रेन वॉश करना एक छोटी बात नहीं है साहब। ये डॉक्टर वो है जिसके पास दिमाग है, जो पढ़ सकता है। कुछ लोग पैसे के लालची है, कुछ लोग जनाब पैसे के लालची होते हैं। 4.5 लाख रुपए की सैलरी है, इसके बाद क्या चाहिए इसको? 4.5 लाख रुपए की सैलरी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चुके वक्त आगे जाने नहीं देता, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ा सवाल तौसीफ साहब उठ रहे हैं, जिसकी 4 लाख सैलरी है, तो कार में विस्फोटक लेकर विस्फोट करेगा, दूसरों की जान की दुश्मन बन जाएगा। यह पूरा एक सीरीज डॉक्टर्स की, ऐसा उन्होंने क्यों किया? इस मानसिकता को डिकोड करने की जरूरत है। और देशवासियों से अपील कि आप किसी भी प्रकार के लोगों को अगर कहीं संदिग्ध देखते हैं तो एजेंसियों को सूचना दें, पुलिस को सूचना दें। लेकिन सारे लोगों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। अगर कुछ लोगों ने इस तरह का अपराध किया है, पूरी कम्युनिटी, पूरा समुदाय इसके लिए दोषी नहीं है।